अरे इन्फोसिस ने तो बहुत लोगों को बहुत परेशान किया है। मैं क्या बोलूँ, ये स्टॉक तो गिरता ही जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बुधवार का दिन है। आज के दिन बड़े बुधवार में हम दो ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जिन्होंने एक बड़ी चाल बनाई। एक ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी बढ़त देखी और एक ऐसा स्टॉक जिसने काफ़ी गिरावट देखी। परंतु आज बुधवार के दिन हम बुधवार के स्टॉक की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज रामनवमी है। आज बाजार बंद है, तो रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम पिछले दिन के दो स्टॉक की चर्चा करेंगे। हम मंगलवार के दो स्टॉक्स देखेंगे जिन्होंने एक बड़ी चाल चली। तो बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, चलिए लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं ऐसे वो दो स्टॉक्स कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है। चलिए देख लेते हैं कि मंगलवार के दिन किन दो स्टॉक्स ने एक बड़ी चाल बनाई। उससे पहले ये देख लेते हैं मंगलवार को एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या थी। तो मंगलवार के दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो काफ़ी अच्छी रही। 1405 स्टॉक्स ने बढ़त देखी और 796 स्टॉक्स ने गिरावट देखी। तो ये काफ़ी अच्छी एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। निफ्टी मंगलवार के दिन अच्छा नहीं रहा। निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और पूरे दिन नीचे ही रहा। बीच में थोड़ी सी बढ़त देखी थी, परंतु उसके बाद गिरावट ही देखी और निफ्टी निचले स्तरों पे ही बंद हुआ। परंतु एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख के लगता नहीं कि निफ्टी और गिरेगा। तो चलिए चार्ट को भी देख लेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मंगलवार के वो दो कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने एक लंबी चाल बनाई। तो आज का टॉप गेनर रहा आइशर मोटर, जिसने करीब 3.25% की बढ़त देखी। और आज का टॉप लूजर रहा इन्फोसिस, जिसने करीब 3.5% की गिरावट देखी। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये पिछले सप्ताह की रेखाएं बनी हुई हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि हो सकता है कि निफ्टी गैप अप ओपन हो और उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर दे। तो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग तो आई थी और उसके बाद निफ्टी ऊपर भी गई, परंतु उसके बाद निफ्टी ने पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी गिरावट देखी है। तो चलिए ये रेखाएं हटा देते हैं और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पिछले 3-4 दिनों में निफ्टी ने काफ़ी गिरावट देखी है। ऐसा लग रहा है कि जो एक अप ट्रेंड बनना शुरू हुआ था वो अब डाउन ट्रेंड में तब्दील हो गया है, परंतु ऐसा नहीं है। चलिए ये रेखाएं हटा देते हैं। पहले साप्ताहिक चार्ट देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट में तो ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल कंसोलिडेशन ही है। कोई चिंताजनक विषय नहीं लग रहा है। हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा और नीचे जाए, हो सकता है 1-2 दिन तक नीचे रहे या 1-2 दिन तक यहीं पे कंसोलिडेट करे, इसी लेवल पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद निफ्टी एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ बनाए, एक ग्रीन कैंडल बनाए और उसके बाद निफ्टी ऊपर चलना शुरू कर दे। तो निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर मेरे को अच्छा लग रहा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आपको ये याद ही होगा कि निफ्टी का चार्ट हम सिर्फ इसलिए देखते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। क्योंकि अगर निफ्टी साइडवेज चला जाता है या निफ्टी नीचे चलने लगता है तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाना एक जोखिम का काम हो जाता है। तो अभी निफ्टी ने काफ़ी गिरावट देखी है, परंतु मुझे लग रहा है कि यह अपवर्ड ट्रेंड में ही है। एक बीच में थोड़ी सी करेक्शन आई है, तो स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है। तो चलिए अब हम आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर के चार्ट को भी देख लेते हैं। परंतु सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि हम इन स्टॉक की चर्चा सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पजेस के लिए करते हैं। हम सीखने के लिए करते हैं। हम ये सीखना चाहते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन कैसे बनाएं या स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन कब नहीं बनानी चाहिए। इन स्टॉक्स में मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपना विश्लेषण खुद करें। ये देखें कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट क्या रखने हैं। तो यहाँ का विश्लेषण सिर्फ सीखने के लिए ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आइशर मोटर्स का चार्ट मैंने खोल दिया है, जो कल का टॉप गेनर था। इस स्टॉक की चर्चा हमने 4 सप्ताह पहले भी करी थी। हमने 20 मार्च को इसकी चर्चा करी थी। तो 20 मार्च को बड़े बुधवार में आइशर मोटर्स ने सबसे ज़्यादा बढ़त देखी थी। तो हमने इस कैंडल को देखा और ये काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल लग रही थी और एक अच्छी वॉल्यूम पे भी बंद हुई थी। तो हमारे विश्लेषण के हिसाब से एक पोजिशनल ट्रेड बनाने का ये एक अच्छा समय था। तो किसी ने अगर 20 मार्च या 21 मार्च को पोजिशनल ट्रेड बनाया होता तो उसको एक अच्छी बढ़त देखने को मिलती। तो करीब 15 दिनों में 15 बार्स में उसको 11% की बढ़त देखने को मिलती। तो अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। ऐसा नहीं है कि कल से स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा। तो स्टॉक का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 सप्ताह पहले हमने क्या बात करी थी। तो आज का अगर हम दैनिक चार्ट देखें तो ये कैंडल
स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ठीक है, क्योंकि यह स्टॉक आज गैप के साथ ऊपर खुला और ग्रीन में ही बंद हुआ। और दूसरी चीज यह है कि आज की वॉल्यूम बहुत ही अच्छी रही। तो चलिए ये रेक्टेंगल्स डिलीट कर देते हैं और आज की कैंडल को समझ लेते हैं। तो आज की कैंडल एक तरीके से अच्छी है क्योंकि कल की क्लोजिंग से काफी ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन एक तरह से इतनी अच्छी नहीं भी है क्योंकि इस कैंडल में एक लंबी विक है। आपने एक अंग्रेजी की कहावत तो सुनी ही होगी, इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। तो ये कैंडल भी उसी तरीके से है कि क्लोजिंग जो है वो टॉप के पास की नहीं है, ये क्लोजिंग कहीं बीच की है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कैंडल अच्छी है क्योंकि वॉल्यूम अच्छी है और क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के काफी ऊपर है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हो सकता है कि कल या परसों आने वाले समय में प्राइस इस गैप को भरने की कोशिश करे और उसके बाद ही ऊपर चलना स्टार्ट करे। तो आपने देखा ही कि हमने बात करी थी कि इस स्टॉक में पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। तो दैनिक चार्ट में यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिली, एक लंबी कंसोलिडेशन देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम इस कंसोलिडेशन के टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल रेखा दर्ज करें तो वो रेखा करीब करीब 4,195 रुपये के अंक पर आती है। तो कुछ दिनों पहले 8 अप्रैल को स्टॉक ने इस रेखा के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, परंतु एक बड़ी ही लॉन्ग विक बनी और करीब करीब इस रेखा पे ही आके स्टॉक बंद हो गया। परंतु उसके 2 दिन बाद ही 10 अप्रैल को स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ऑल टाइम हाई के ऊपर बंद हुआ और इस दिन वॉल्यूम भी अच्छी रही। और कल के दिन एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल, लंबी कैंडल बनी है। एक लंबी विक जरूर है लेकिन उसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। एक अच्छी ग्रीन कैंडल है, एक अच्छी वॉल्यूम है। तो इस जगह एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन भी बनाई जा सकती है और पोजिशनल ट्रेडिंग भी करी जा सकती है। तो ये चार्ट तो मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो सकता है आने वाले समय में ये काफ़ी ऊपर जाए। तो अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट पे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो पहला ब्रेकआउट करीब यहाँ पर आया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करीब यहाँ पर आया। तो ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है, परंतु आप मेरे विश्लेषण पे ना जाएं, अपना विश्लेषण खुद करें। ये देखें कि आप स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं कि पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं। ये देखें कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, टारगेट कहाँ रहेगा। आप अपना विश्लेषण खुद करें और तभी इस स्टॉक में कोई पोजीशन लें। चलिए दूसरे स्टॉक पे चलने से पहले कल के टॉप लूज़र को देखने से पहले 4 सप्ताह पहले का टॉप लूज़र भी देख लेते हैं। तो 4 सप्ताह पहले टाटा स्टील उस दिन का टॉप लूज़र था। तो टाटा स्टील का चार्ट खोल लेते हैं। तो ये टाटा स्टील का चार्ट है जो हमने 4 सप्ताह पहले देखा था और वहाँ पे ये टॉप लूज़र था। तो 4 सप्ताह पहले का हमारा विश्लेषण ये था कि टॉप के करीब कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि टॉप की तरफ प्राइस जाए और वहाँ से टकरा के वो नीचे वापस आ जाए। और ऐसा ही हुआ। ये टॉप की तरफ गया, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद नीचे बहुत ही बड़ी रेड कैंडल्स बनाई। तो अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रुक जाएगा, इस एरिया में रुक जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगा और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी जो इसको इस ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जाएगी। तो स्टॉक का ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी अच्छा ही है, परंतु ये समय ना तो स्विंग ट्रेड लेने का है ना ही एक पोजिशनल ट्रेड लेने का है। तो हमने 20 मार्च को बड़े बुधवार में इस स्टॉक का विश्लेषण किया था जब एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तो हमारा विश्लेषण ये था कि अभी ये स्टॉक टॉप के पास में है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ये ऊपर चलना शुरू करेगा। तो स्टॉक ने ज़्यादा कंसोलिडेट तो नहीं किया और उसके बाद ऊपर ही चला गया और 28 मार्च को इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद 1 अप्रैल की कैंडल तो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अब ये स्टॉक ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर चला गया है और उसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो आज की कैंडल ऐसी कोई बुरी कैंडल नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शन का पैटर्न है। हो सकता है कि स्टॉक ये ऑल टाइम हाई के पास दोबारा से आए और उसके बाद से बाउंस करे, परंतु मुझे ये लग रहा है कि ये समय पोजिशनल ट्रेड बनाने का बहुत ही अच्छा समय है। मेरे अनुमान के हिसाब से आने वाले समय में एक लंबी ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद स्टॉक वापस ऊपर चलना
शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक ने ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, हो सकता है ये काफ़ी ऊपर जाए। तो साप्ताहिक चार्ट पे भी ये चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और मासिक चार्ट पे भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये स्टॉक काफ़ी अच्छी रिटर्न देगा। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग बनाने के लिए तो अच्छा समय है, लेकिन क्या स्विंग ट्रेडिंग बनाने के लिए अच्छा समय है? तो अभी स्विंग ट्रेडिंग की कोई पोजीशन नहीं बनाई जा सकती। स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन तभी बनाएं जब आपको एक अच्छी दैनिक ग्रीन कैंडल मिले या एक आर्ली ग्रीन कैंडल मिले। आप आर्ली ग्रीन कैंडल पे भी एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं, परंतु पोजीशन बनाने से पहले आप एक बार अपना विश्लेषण खुद करें। ये देखें कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आपके टारगेट कहाँ रहेंगे, और उसी के बाद आप कोई पोजीशन लें। मेरा विश्लेषण सिर्फ सीखने के लिए ही है, आप सीखने के लिए ही इसको उपयोग में लाएं। आप इसको रिकमेंडेशन ना माने, इसको मेरी राय ना माने। तो चलिए, ये टाटा स्टील का स्टॉक हो गया। अब कल का टॉप लूज़र भी देख लेते हैं। तो कल का टॉप लूज़र रहा इन्फोसिस। अरे इन्फोसिस ने तो बहुत लोगों को बहुत परेशान किया है, मैं क्या बोलूँ, ये स्टॉक तो गिरता ही जा रहा है। तो सबसे पहले हम मासिक चार्ट को देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट इतना बुरा नहीं लग रहा है। अगर आप मासिक चार्ट में देखें तो इन्फोसिस एक अच्छे अप ट्रेंड में था और उसके बाद एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में आया और उसके बाद एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड बना, और मेरे को लग रहा है अब ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ही है, डाउन ट्रेंड भी नहीं है, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ही है। उसके बाद ये इन्फोसिस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये सारी रेखाएं हटा देते हैं और साप्ताहिक चार्ट को देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट को देखें, ये जो ऊपर नीचे चल रहा है ये एक लंबे अवधि की कंसोलिडेशन ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, ये हटा देते हैं और दैनिक चार्ट पे चलते हैं और दैनिक चार्ट की कैंडल्स को देख लेते हैं। तो आज की कैंडल तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब मतलब बहुत ही ख़राब। आप इसकी वॉल्यूम देखें और इसकी गिरावट देखें तो आपको लगेगा कि इन्फी तो अब बचेगा नहीं, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ गया है और ये एक छोटी सी करेक्शन है जो हो सकता है कुछ दिन तक और चले, हो सकता है कुछ सप्ताह तक भी और चले, परंतु इसमें अब एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। और पोजिशनल ट्रेड तब बनाएं जब यहाँ पे एक साप्ताहिक चार्ट पे आप एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखें। अगर आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिख जाए तो आप एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं और उसके बाद मेरे को लगता है कि स्टॉक कम से कम अपने प्रीवियस हाई तक तो जाएगा ही, वो करीब 1731 रुपये तक तो जाएगा ही। उसके बाद हो सकता है वो उसके ऊपर भी चला जाए, तो वो उस समय के ही चार्ट को देख के ही पता लगेगा कि स्टॉक की मूवमेंट कैसी है। तो चलिए, ये था इन्फोसिस का चार्ट। मेरे को इन्फोसिस का चार्ट ओवरऑल अच्छा लग रहा है, परंतु आप अपना विश्लेषण खुद करिए, अपनी राय खुद बनाएं, मेरे विश्लेषण पे ना जाएं। मेरे विश्लेषण सिर्फ आप सीखने के लिए ही उपयोग में लाएं। चलिए, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको किसी स्टॉक का विश्लेषण करवाना है तो आप नीचे कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए। आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं उस स्टॉक का भी विश्लेषण कर दूंगा। नमस्ते और धन्यवाद।